अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज आपके सामने नावल का 8वां पार्ट पेश किया जा रहा है। आपसे गुजारिश है नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आइंदा आने वाला मवाद भी आप तक पहुंचता रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। लीजिए अब हम 8वें पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। बहुत रोशन सुबह थी, किरणें सुनहरी रूप में बदल रही थी। हल्की हल्की नमी से भरपूर हवा शहर में दाखिल हो रही थी। मीटिंग शुरू होने से पहले दफ्तर की जिंदगी हस्बे मामूल शुरू हो चुकी थी। सोना खोने के बाद स्टाफ के बच्चे कुछ मर्दों ख़वातीन दफ्तरी अमूर निपटाने के लिए ऑफिस पहुंचकर कामों में मसरूफ हो चुके थे। मीटिंग वाली इमारत के बाहर एक नामालूम और घुटनज़दा जानवरों की ओजली जैसी बू फैली हुई थी, जिसकी सड़ान ने फजा को पुरस्रार और बदबूदार बनाया हुआ था। इमारत के अंदर जो दरख्त थे वो कुबड़े अंदाज से झुके हुए थे, जैसे किसी इंसान की पसली में दर्द हो तो वो झुकता है। घास के लानों में गायबाना तौर पर कोई मखलूक रेंगती हुई महसूस हो रही थी। इसी तरह इमारत की छत की दीवारों पर खूंखार परिंदे बैठे हुए मालूम हो रहे थे। पूरी इमारत के चौथे फ्लोर तक दरवाजे और खिड़कियां खुद ही खुल और बंद हो रहे थे। इसी तरह फर्शों पर किसी चीज के खींचने से वक्फे वक्फे से एक मतवज्जो करने वाली सूदमंद आवाज पैदा हो रही थी। मिट्टी की वजह से पूरी इमारत असेब के सायों में डूबी हुई मालूम हो रही थी। जीनत और ज़ेबाइश वाली चीजें किसी अनजाने गम में डूबी हुई नजर आ रही थी। पर्दों पर जो एनाकोंडा की डिजाइनिंग थी वो भी हरकत करती हुई महसूस हो रही थी। हर गोशे में वीरानी छाई हुई मालूम होती थी। दरख्तों पर खिजां का साया और नीचे गिरे हुए पत्ते नींद की आगोश में खुद बहुत सिरकते हुए मालूम हो रहे थे। कुछ शाहें नामालूम बोझ से टूटती हुई मालूम होती थी। पूरे अहाते के रास्ते असेब के सायों से बारी मालूम होते थे। फजा असेब ज़दा चीज़ों की सोगवार खामोशी की त्रासमीगी और धुंध में डूबी हुई मालूम हो रही थी। इमारत की तज़ीनो रैश हाजरीन को किसी किस्म के रोक दबदबे में मुब्तला नहीं कर रही थी। हाल शुरुका से भरा हुआ तो था, मगर जगह नहूसत से भरी हुई मालूम हो रही थी। हाल की दीवारें भी असेब ज़दा नजर आ रही थी। दीवारों पर कुछ जानवरों की खनूत शुदा खोपड़ियां नस्ब थी। वो ऐसे नजर आ रही थी जैसे जिंदा हो। उनकी आंखें मेज पर बैठे हाजरीन महफिल को गूंथती हुई महसूस हो रही थी। मैंने सोने की गुमशुदगी की बरामदगी के हल के लिए ये मीटिंग मुनक्कद करवाई थी। मैं कई रोज से परेशानियों में मुब्तला था। मुखालिफ पार्टी ने अदालत में केस के फौरी हल के लिए हंगामा खड़ा किया हुआ था, मगर हल की कोई सूरत नहीं निकल रही थी। मैं कुछ कारिंदों के साथ मीटिंग हॉल में दाखिल हुआ और मैंने सदरी कुर्सी पर बैठकर मोबाइल फ़ोन की बेल ऑफ कर दी और शुरकाए मीटिंग से इस तरह मुखातिब हुआ कि आप सब जानते तो हैं ये मीटिंग क्यों मुनक्कद की गई है, लिहाजा बताने की ज़रूरत नहीं। आज मेरा जी चाहता है आप सब जी भरकर जो भी मशवरा देना चाहते हैं दे लें। किसी के दिल में कोई तजवीज़ दबी नहीं रहनी चाहिए। मैं खमतन गोश हूँ, यहाँ किसी की बात को रद्द नहीं किया जाएगा। अगर कोई तजवीज़ काबिल अमल हुई तो गौर भी किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता कोई मूदी बीमारी जैसी तजवीज़ कोई भी ना दे जो काबिल अमल ही ना हो। इस तरह ख्वामखा वक्त ज़ाया होगा। मेरा ख्याल है गोश्त और हड्डियों को अलग-अलग रखना चाहिए, क्योंकि इंसान गोश्त खा लेता है, हड्डियाँ नहीं खा सकता, लेकिन दोनों एक दूसरे की जिद हैं और दोनों इकट्ठे परवान चढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब है सिर्फ मुतलका बात करें। गो मैं जानता हूँ मेरे नुकसान से आप लोगों के दिल भी दुखी हैं। आप मेरे नुकसान को ही अपना नुकसान समझ रहे हैं। आपकी हमदर्दियों से मेरे गम का बोझ हल्का हो जाता है। महफिल शुरका में से एक शख्स ने गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, जनाब आपने गोश्त और हड्डियों का जिक्र किया है तो मैं गुफ्तगू का आगाज करते हुए आपको बताना चाहता हूँ हवाई मखलूक़ात हड्डियाँ और गोश्त बड़े शौक से खाते हैं। जहाँ हमारा सोना खो गया है वहाँ गोश्त और हड्डियाँ पहुँचाने का इंतज़ाम करना चाहिए ताकि हमारा सोना जिन्नात से आज़ाद हो सके। मैंने उसकी बात सुनकर किसी और को बोलने का इशारा किया तो एक दूसरे शख्स ने कहा, जनाब इस दुनिया की सबसे कीमती दात सोना है। ख्वाही मखलूक़ात भी इससे वालखाना मोहब्बत करते हैं। ये सोने की ईंटों की चोरी से भी ज़ाहिर हो चुका है। अगर जन्नत में सोने के फर्श होंगे तो क्या दोज़ख में आग की इमारतें होंगी जिनमें गुनाहगार क़याम करेंगे और आग गुनाहगारों को झुलसाती रहेगी। दोज़ख के बाला खानों में मुनाफिकीन को ठंडक दी जाएगी, जिससे दोज़खियों की शरियानें बार बार जमती रहेंगी। मेरे ख्याल में हमारा जो सोना जिन्नात के पास चला गया है, इसका दोबारा हसूल नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। ये सोना बहला की बलाओं के पास पहुँच चुका है। इन बलाओं को सिर्फ अमलियात से ही काबू किया जा सकता है और सोना हासिल किया जा सकता है। लिहाजा एक बहुत बड़ी तादाद आमलों की तैयार करके रेगिस्तान में रवाना की जाए, जो अमलियात के जोर पर उस सोने को बहला से उठाकर बाहर ले आए। मेरा ख्याल है
इस अमल के लिए 500 सोने की ईंटें हैं। 500 आमिल काफ़ी होंगे जो इस मिशन को बखूबी अंजाम दे लेंगे। अपना मदा बयान करके ये शख्स जिस कुर्सी से उठा था इसी पर दोबारा बैठ गया। इसको बैठते हुए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके बैठने के दौरान किसी ताकत ने कुर्सी उसके नज़दीक की हो, लेकिन उसने इस अमल को नज़रअंदाज कर दिया मगर वहम में मुब्तला हो गया। इस महफिल में जिन्नात भी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और शुरकाए मीटिंग के आसपास भी खड़े थे जो नजर नहीं आ रहे थे। इजलास में एक ऐसी औरत भी बैठी हुई थी जिसका हबशी रंग था और जानदार हाथ पांव थे। उसने अपने गुंजलदार और गुंगरियाले बालों से घोड़े की खड़ी पूंछ जैसी चुटिया बनाई हुई थी। चेहरा मेकअप से ऐसे चमक रहा था जैसे जूते की तरह पॉलिश किया गया हो। आंखें सफेद थीं, होठों पर लाल सुर्खी थी। उसने काली ग्राउंड वाला गाढ़े रंगों का लंबा अबाया पहना हुआ था। उसकी मर्दाना और करख्त आवाज बार बार सबको मुतवज्जो कर रही थी। शुरकाए महफिल इसको टुकर टुकर गूंज रहे थे जैसे उसके सरापे में कोई अनहोनी बात तलाश कर रहे हों, लेकिन इस छान फटक से उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था। आंखों की चमक और जिल्द के रंग के आगे कोई नहीं ठहर रहा था। मीटिंग में बैठी ये औरत बार बार अपने बालों को सहलाने लग जाती थी। ये औरत कंपनी के ऑर्डर सेक्शन की इंचार्ज थी। चंद रोज पहले ही इसने ये नौकरी ज्वाइन की थी। इसको हमने खर्चे कम करने के लिए भर्ती किया था। इसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल था। कहने लगी, मेरे ख्याल में इस सोने को जिन्नात से दाद कराया जा सकता है। अगर बहला के सहरा के आसपास बहुत बड़ी मिकदार में किसी तरीके से तरबूजों के बीज फेंक दिए जाए और चंद दीगर दरख्तों के बीज फेंक दिए जाएं जो खुद ब खुद रेत में धंस कर रेत की तहों से पानी हासिल कर लें और उगने के बाद पौधे बन जाएं, तो जिन्नात इन पौधों और दरख्तों में मशहूर हो जाएंगे। इस तरह इनकी तवज्जो बढ़ जाएगी और हम अपना सोना उठाकर बाहर ले आएंगे। एक शख्स ने इसकी बात काटते हुए कहा, सोना लेने कौन जाएगा और वो बीज कौन काश्त करेगा? उस औरत ने आगे से खुद ही जवाब देते हुए कहा, इन बीजों को काश्त करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। इन बीजों को गाड़ी के जरिए बहला के आसपास फेंक दिया जाए जो खुद ही उड़ते हुए सहरा में फैल जाएंगे और उग जाएंगे, क्योंकि तरबूज का बीज खुद ही रेत से पानी हासिल कर लेता है। मैंने इस तजवीज़ को रद्द करते हुए कहा, यह तो बहुत ही बकवास आइडिया है, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। आपका ये ख्याल आपके दिमाग से आपकी सलाहियतें उड़ाने के लिए काफ़ी है बीबी। एक तीसरे शख्स ने कहा, जहाँ सोना पड़ा है वहाँ एक तो ओपन फायरिंग करना चाहिए और दूसरे आग की बारिश बरसाना चाहिए ताकि सब हवाई मखलूक़ात हलाक हो जाए। इस तरह जिन्नात और उनकी नस्लों निसो नाबूद हो जाएगी और सोना हासिल कर लिया जाएगा। मैंने जवाब देते हुए कहा, आप बैठ जाएं, जिन्नात पर आग असर नहीं करती, वो तो खुद आग के बने होते हैं। वो शख्स शर्मिंदा हालत में बैठ गया। एक और शख्स ने तजवीज़ देते हुए कहा, हेलीकॉप्टरों पर कमांडो रवाना किए जाएं, जहां सोना है वहां फजा में हेलीकॉप्टर खड़े कर दिए जाएं, जिससे रेत उड़ जाएगी, सोने की ईंटें नजर आना शुरू हो जाएंगी और कमांडोज उन ईंटों को उठा लेंगे। अगर जिन्नात हेलीकॉप्टरों के पंखों के नजदीक आएंगे तो उनके परखचे उड़ जाएंगे। मैंने उस शख्स से भी आजिज़ी से कहा, आप भी बैठ जाएं। मैं साथ साथ अपने स्टेनोटाइपिस्ट को तजवीज़ों के बारे में हदायत भी देता जा रहा था। सोने का लेन देन, उदार इनखितात, कारोबारी हजरात, कंपनी की साख और कर्जों की रकूम का रोना धोना भी हाजरीन महफिल के लिए मौजूद बहस बना रहा। सब ने खुद को बहसों में उलझा हुआ महसूस किया, क्योंकि जो बातें हो रही थी सब ने पहले भी सुन रखी थी। बार बार सुनकर सबके असाब खिंच गए थे। हाल में मौजूद औरतों ने नथनों में पुखराज के कोके भी पहने हुए थे। कानों और गलों में कदीम यूनानी दर्द की ज्वेलरी भी थी, वो भी चमक रहे थे। जनाब सदर, आपके नोटिस में एक बात लाना चाहता हूँ। रोजाना टेलीविजन और अखबारों में बहुत से मुकामी आमिल और आमलाएं दावों में निशानदी कर रहे हैं कि सोना किस जगह पड़ा है और वो उसको बाहर निकाल लाने के भी दावे कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल में उनकी खामख्याली है। मैं तो कहता हूँ एक बार इन आमलों को हेलीकॉप्टर पर बिठाकर सहरा का चक्कर लगवाया जाए ताकि इनकी भी तसल्ली हो जाए। एक मुलाजिम ने बात करते हुए कहा, गधे कहीं के, हम इतने सारे लोग वहां पहुंच नहीं सकते और उनको घर बैठे हुए सोना नजर आ रहा है। मैंने जवाब देते हुए उस शख्स को भी खामोश करा दिया। मैं भी एक बात जनाब सदर के नोटिस में लाना जरूरी समझता हूँ कि बहुत से लोग और आमिल जाती तौर पर सोने की तलाश में सहरा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन जिंदा या मुर्दा वापस नहीं आ रहे। हाँ, अलबत्ता एक ऐसा शख्स जिंदा वापस आया है जो सोना तलाश करने खुद ही सहरा के अंदर चला गया था। जब से वापस आया है
अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है, बार बार हैवानी तरीके से जमाहियां लेता रहता है और आसपास बैठे लोगों को मारने की कोशिश भी करता है। एक दूसरे मुलाजिम ने आगाह करते हुए कहा, मालिक कायनात उस पर रहम करे। मेरे दिल ने दुआ की, सब ने तायद की। आप ये सुनकर हैरान होंगे, यके बाद दीगरे लोगों के ग्रोह, आमलों की टोलियां और सुराग एजेंसियों की तरफ से हमारी कंपनी को 50-50 हिस्सा पर सोना बरामद करने की पेशकश भी आ रही है। उस शख्स ने दोबारा गुफ्तगू का आगाज करते हुए कहा, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी ग्रुप को आधा सोना देने पर हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। अदालत में तो हमारा केस मुखालिफ पार्टी के साथ ऐसा ही चलता रहेंगे तो हम इस पार्टी के देनदार ही, और सबसे बड़ा मसला बाकिया आधा सोना वापस ना करने से अदालत फिर भी मुझे जेल पर यात्रा पर भेज देगी। मैंने जवाब दिया तो वो शख्स मुतमईन होकर बैठ गया। एक शख्स ने तजवीज़ देते हुए कहा, जनाब सदर, खूबसूरत मर्दों और औरतों के प्लास्टिक के मुजस्समों को सहरा में फेंक कर जाल फैला दिया जाए। ऐसा करने से ये होगा, जो मेल जिन्नात होंगे वो औरतों के मुजस्समों की खूबसूरती में उलझ जाएंगे और जो चड़ेलें होंगी वो मर्द मुजस्समों की खूबसूरती में उलझ जाएंगी। इस तरह बहला के सहरा में ख्वाई मखलूकात के दरमियान इश्क माशूकी का खेल शुरू हो जाएगा और हमारा मकसद हाल हो जाएगा, क्योंकि इश्क माशूकी का खेल इन ख्वाई मखलूकात की गुट्टी में रचा बसा होता है। इसलिए वो इंसानी वादियों में जाकर इंसानों पर आशिक होते हैं। इस तरह उनकी जिनसी आसूदगी का सामान भी मुकम्मल हो जाएगा और हमारा मकसद भी हल हो जाएगा। अभी यह शख्स तजवीज़ दे ही रहा था कि एक नामालूम कहकहे की जोरदार आवाज़ हाल में ये कहते हुए बुलंद हुई, कैसी बेहुदा फिक्र है। ये मालूम ना हो सका ये कहकहे की आवाज़ किस शख्स की थी। सब तवज्जो से पहले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर दरवाजे की तरफ। इतनी देर में मुझे मेज़ों के गिर्द बैठे हुए सब चेहरे एक जैसे मालूम हुए। मैं थोड़ी देर के लिए कुछ बोलने के लिए खड़ा हुआ, फिर खामोशी से बैठ गया, जैसे किसी गैबी ताकत ने मेरे लब मुख्फिल कर दिए हों, और मैं हकारों से सबकी तरफ आंखें गाड़ कर देखने लगा। मीटिंग में एक हसीन शहजादे जैसे आमिल ने भी शिरकत की थी। उसने मशवरा देते हुए कहा, नज़वा से चंद किलोमीटर के फासले पर एक एक्सचेंज बनाई जाए जिसमें जदीद साइंसी आलात नस्ब किए जाएं जो जिन्नात की सरगर्मियों को वाज करते रहें। ऐसा करने से हमें कुछ ना कुछ ऐसी मालूमात जरूर हासिल होती रहेंगी कि सोने की ईंटें कहाँ कहाँ बिखरी पड़ी हैं और जिन्नात इनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं। इस तरह ईंटों को हासिल करने का कोई ना कोई तरीका भी सामने आ जाएगा। इस तजवीज़ से मेरे समेत सब शुरकाए मीटिंग ने इत्तफाक किया। एक औरत ने गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा, सर आप अपना सदका उतारें, बलाएं टल जाएंगी। मैंने जवाब देते हुए कहा, यार क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। सदका उतारने से क्या सोना मिल जाएगा और मनहूस बलाएं टल जाएंगी? तो मैं 100 ऊँट सदका देने के लिए तैयार हूँ। आप इस वक्त ख्वाह खुद फरेबी की बातें ना करें। अचानक एक शख्स हाल में दाखिल हुआ। उसने मेरे हाथ अकीदत से चूमकर अपनी आंखों पर लगाए और आराम से जाकर आखिर पर एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मीटिंग में कुछ चेहरे ऐसे भी थे जो भीख मांगते जैसे नजर आ रहे थे। उनकी आंखें अनजाने खौफ और बेबसी में डूबी हुई थी, जैसे कोई गैबी मखलूक उनका पीछा कर रही हो। घबराहट में बार बार दाएं बाएं देख रहे थे। बातें करते हुए कई लोगों की सांसें उखड़ी हुई थी। कुछ चेहरे तो मीटिंग की हालतेदार पर वैसे ही खामोश और साकित नजर आ रहे थे। अचानक मेजों के नीचे चप चप की आवाजें पैदा हुई। कुछ शुरकाए मीटिंग को कुत्ते अपने जूतों के तलवे चाटते हुए महसूस हुए। मेजों के नीचे बड़े बड़े चूहे हाँफते हुए दौड़ रहे थे, जैसे बिल्लियां इनका पीछा कर रही हों। ऐसी त्रासमीगी और इज़्तिराबियत पहली बार उनके तजर्बे में आई थी। एक दो खास चीखते हुए कुर्सियों से उछल पड़े और पानी के जग की तरफ दौड़े, लेकिन किसी को इस मीटिंग से कोई रिहाई नजर नहीं आ रही थी। मैंने हाल में मौजूद एक शख्स को इशारा किया। उसने खुशबू और चौड़ा का छिड़काव करते हुए हाल में कुछ विर्द किया, ताकि हाल की फजा असीबों से पाक हो। शुरका महफिल के आगे सूप के प्याले रख दिए गए। मैंने शुरका महफिल की बातों से अपनी बची कुची हिम्मत को यकजा किया, लेकिन इनकी कोई भी तजवीज़ मेरे रगो पै में सूदगी की कोई लहर पैदा ना कर सकी। मैंने कहा, आपके खिरानकुन और मजबूत इरादे जानकर मुझे खुशी हुई है। आपका ख्याल है कि मैं 100% हक पर हूँ, लेकिन मेरे जहन में वसवसों की चूंटियां भी रेंग रही हैं कि आप जो कह रहे हैं ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं मायूसियों का मारा अंदर से जानलेवा फिक्रों में मुब्तला हूँ कि कहीं अदालत मुझे जिंदगी भर के लिए जेल की सलाहों के पीछे ही न फेंक दे और मेरी बकिया जिंदगी ही ढूंढती रहे।
क्योंकि सोने की ईंटों का मुअम्मा सरबस्ता रात बन चुका है। पुरस्रार गुत्थियां हैं जो हल होने को नहीं आ रही हैं। मैं छिड़काव का इशारा करने के बाद कुछ देर बेहिस्सो हरकत बैठा रहा। कोई मौसर बात न की और न ही गैर मौसर, बल्कि जब वो शख्स अपना अमल मुकम्मल करके कुर्सी पर बैठ गया तो यूं महाते हुआ, अभी तक मैंने आपकी बातें बड़े तहम्मुल से सुनी हैं, अब मुझे भी कुछ बयान करने का मौका दीजिए। अब सब खैरत से मेरी तरफ देखने लगे। आप पता नहीं किस चीज़ का प्रचार कर रहे हैं और बेवजन दलीलों से उल्टा सीधा बोले जा रहे हैं और अभी तक खामखा की बहसों में उलझे हुए हैं। मैं आपके मशवरों पर मज़ीद सरखपाई नहीं कर सकता। आप सब खामखा कौवे उड़ा रहे हैं। ये ऐसी वारदात है जिसका खुरा मिलकर भी नहीं मिल रहा। आपके मौज ज़हनों में क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं। अभी तक किसी ने कोई इल्म मुशाहिदे की बात नहीं की। आप लोग जानते बूझते कुछ नहीं, सिर्फ तोहम परस्ती में मुब्तला है और फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। मैंने गौर किया है आप पर भी कुछ दुखियारी मायूसियों ने गलबा पा लिया है। क्या आप सरों पर जहालत की दूर फेंक कर आए हैं? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है घरों से यहाँ आते हुए आपके दिमागों पर डीजल गाड़ियों ने खासा धुआं फेंक दिया है, जिसने आपकी अक्लों के पर्दे काले कर दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में सब्र का फुकदान है, सोचते समझते कुछ नहीं, जो मुंह में आता है बोले जा रहे हैं। ऐसे अक्लों से आरी लोग तो जमाना कदीम में भी नहीं थे। यकदम मेरे मोबाइल फोन की घंटी ने खुद बहुत बजकर सकूत तोड़ दिया, जैसे फिजा में कोई गूंज पैदा हुई हो। हालांकि मैंने मीटिंग शुरू होने से पहले बेल का वॉल्यूम ऑफ कर दिया था। इस वक्त मोबाइल फोन की घंटी की गूंज से शुरकाए महफिल को कई खून आलूद आंखें देखती हुई महसूस हुई। सब एक दूसरे की तरफ देखते हुए आंखों आंखों में पूछने लगे ये क्या हो रहा है। बातों और मशवरों से सबका खून उछल चुका था। मेरी तलख बातों से कईयों के माथों पर बल पड़ चुके थे। कोई मुमकिना ऑप्शन भी नजर नहीं आ रहा था। इस तकलीफ दे मीटिंग से कोई रहाई भी नजर नहीं आ रही थी। तमाम तजवीज़ें दरी की दरी रह गई थी। अचानक मेन दरवाजे से हाल में सब सफ़ेद बगले दाखिल होते हुए महसूस हुए, जिनको देखकर शुरकाए मीटिंग के चेहरों के रंग दर्द पड़ गए। उन्होंने छिड़काव करने वाले की तरफ देखकर बगलों की तरफ इशारा किया। छिड़काव करने वाले ने इनकी तवज्जो हटाने के लिए कहा, ये आपका वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें से चंद लोगों ने जवाब देते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम है, कुछ नहीं है, हम मौत के ख्वाहिशमंद नहीं, जीना चाहते हैं। यकदम एक गैबी हाथ ने छिड़काव करने वाले का धीरे धीरे कंधा थपथपाया। ये नरम गुदाद काले रंग का गीला गीला हाथ था। छिड़काव करने वाला थोड़ा सा घबरा कर सहम गया। ये बगले दरवाजे खुला होने की वजह से किसी उड़ती हुई धुआंनुमा बला से डर कर अंदर आए थे। वो बला के कहर से बचने के लिए हाल में पनाह लेने आए थे। उनके अंदर आने से मेज़ पर पड़ी चीज़ें सरकने लगी थीं। बगलों की चूंचों से चंद कैंचुए बड़ी मेज़ पर गिरे, जिसके इर्द गिर्द सब बैठे थे। इस मीटिंग के दौरान जो सूप के प्याले शुरा के आगे रखे गए थे, जिन्हें वो चुस्कियां लेते हुए पी रहे थे, अचानक चंद गैबी हाथों ने वो सूप के प्याले शुरा महफिल के सरों पर उंडेल दिए। बगलों के पीछे धुआंनुमा बला सफ़ेद और काले मरगोलों की शक्ल की थी। जब बगले आगे एक खुली खिड़की से बाहर निकल रहे थे, सब के सब खिड़की से बाहर गिरकर मर रहे थे। सारे मंजरनामे में मारे खौफ के इस हैरत कदा में सबके हाथ पांव फूल गए थे। खून फुकड़ने लगा था। मीटिंग रूम सफ़ेद और काले धुएं से भर गया था। यकदम कुछ खिड़कियों के शीशे टूट गए, कुछ के परखचे उड़ गए। ये बातमी हमला था, जैसे किसी ने किसी को इन खिड़कियों पर पठा के मारा हो। शीशे फर्श पर बिखर गए। हमला क्यों हुआ था, किसी को कुछ समझ न आया। तेज हवा ने सरसराते हुए हाल में दाखिल होकर अलग से उद्यम मचा दिया। सब कुछ सिरकता हुआ उल्ट पलट होकर तहस नहस हो रहा था। हर चेहरा मुतफक्किर और परेशान हो रहा था। हर चीज़ साकत व जामिद और जिंदगी की नब्ज़ें रुकती हुई महसूस हुई। जो जहाँ था वो वहीं पथरा गया। सब सकते जैसी सूरत हाल से दो चार हो गए थे। मैं सूरत हाल देखकर फास बाख्ता हो गया था। रेंगने वाली चीज़ों के रुकने तक ये सूरत हाल बरकरार रही। नब्ज़ें फिर जारी होती महसूस हुई। रात स्याह अबाया ओढ़ चुकी थी। निसफ शब इजलास तक बीत चुकी थी। सोने की बरामदगी का कोई मुमकिना ऑप्शन नजर नहीं आया था। इजलास किसी लाहे अमल तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर दिया गया था। जब ख्वार थमी तो आहिस्ता आहिस्ता सबके सांस बहाल हुए। जब सब बाहर निकले तो बाहर का माहौल भी असेबज़दा मालूम हो रहा था। इमारत की तिलस्माती फजा पर भी आसेब का गुमान गुजर रहा था। दीवारों पर कुछ फीमेल साए बैठे मुस्कुरा रहे थे। आदमजादों को देखकर साए मुस्कुराते हुए ओझल हो गए।
شرکا میں سے ایک عورت کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ وہ چیخ پکار کرتی ہوئی پاگلوں کی طرح دوڑی۔ چند سیکنڈ بعد اس کا جلا ہوا ڈھانچہ پرانے فرنیچر کے اوپر پڑا ہوا تھا۔ اس ڈھانچے سے تو آگ بجھ گئی، مگر پھر اس فرنیچر کے بعد اس کے پاس پڑے ہوئے کنٹین کے سامان کو آگ لگ گئی۔ آہستہ آہستہ اس آگ نے کئی جگہ شعلوں اور چنگاریوں کی شکل میں بلند ہو کر کئی اور جگہوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان شعلوں اور چنگاریوں میں بہت سے خوبصورت قہقہے لگاتے شیطانی چہرے حرکت کر رہے تھے۔ دہشت کے مارے ہر شخص کا رنگ اڑ چکا تھا۔ حفاظتی گارڈ کے چہرے بھی سیاہ و سفید نظر آنے لگے تھے۔ ہر ایک کی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ سینوں کو شک کرنے والی صورتحال تھی۔ خوف ٹانگوں پر لرزہ پیدا کر رہا تھا۔ افراتفری میں اعصاب شل اور اوسان خطا ہو گئے تھے۔ بہت سے لوگ خوف سے انجانے غم کی تصویر بنے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ادھر ادھر نکل گئے اور کچھ لوگ تو موت کے خوف سے ہی نیم بے ہوش ہو کر فرشوں پر گر گئے، جن سے خواص باختہ چوہے پھلانگنے لگے۔ ہر طرف زندگی اور موت کے سائے باہم گتھم گتھا انداز میں لہرا رہے تھے۔ یکا یک ایک آواز بلند ہوئی، سب اپنی جانوں کی خیر مناؤ۔ کچھ اہلکاروں نے فائر بریگیڈ عملے والوں کو فون کر دیا، جو آگ بجھانے والی گاڑیوں اور ساز و سامان سمیت فوراً پہنچ گئے۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی گاڑیاں عمارت کے باہر سائرن میں جا رہی تھیں۔ کافی سارا سامان دیکھتے ہی دیکھتے سلگتے ہوئے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ آگ کے شعلوں میں شیطانی شکلیں رکھنا تھی۔ چاروں اطراف سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ آگ گاڑیوں کی طرف پہنچ رہی تھی۔ شمالی طرف کے درختوں کے پتے خشک ہونے کے باوجود ہلکے ہلکے زندہ تھے۔ ان کے سبز رنگ مرجھا چکے تھے اور ان کی شریانیں بے دم نظر آ رہی تھی۔ پرندے ان درختوں سے خوفزدہ ہو کر اڑ چکے تھے۔ باڑے میں سکون سے بیٹھے اونٹ اور دیگر جانور خنخناتے ڈکارتے آنکھیں پھاڑ کر کھڑے ہو کر ماحول کا جائزہ لینے لگے۔ جگالی کرتے اونٹ کھونٹوں سے رسیاں توڑ کر عمارت کے احاطے سے باہر نکل گئے۔ بہت سے درختوں پر بیٹھے پرندے اپنے درمیان انجان چیزوں کو دیکھ کر پرواز کر گئے، لیکن بدقسمتی سے فضا میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے تھکتے ہوئے سطح زمین پر گر گئے۔ اس راسمیگی نے انہیں تتر بتر کر دیا۔ دو گارڈز ہڑبونگ مچاتے ہوئے شعلے دیکھ کر گیٹ کی جانب دوڑے۔ خوف اور دہشت میں مبتلا شرکائے محفل تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد پانی پی رہے تھے۔ ہر چہرے پر کرب کی الگ الگ تکلیف نمایاں تھی۔ ہر طرف عجیب سرسراہٹ اور پراسرار شور پیدا ہو گیا تھا، جیسے عمارت اور احاطے کے اندر زندگی کا انت ہو رہا ہو۔ کچھ لوگ تو ایسے دم بہت کھڑے تھے جیسے کسی غیبی طاقت نے ان کو ہپناٹائز کر دیا ہو۔ بجلی چلی گئی تو شرکائے میٹنگ نے اپنے موبائل فونوں کی لائٹیں آن کر دی۔ لوگ ایک دوسرے سے خوف محسوس کر رہے تھے۔ آخر کار ایسی گمبھیر صورتحال دیکھ کر میرے ذہن نے کچھ کام کیا تو میں نے ایک شخص کو اگربتیاں اور شمع جلانے کا اشارہ کیا، جس نے میرے کہنے کے مطابق عمل کرتے ہوئے کام شروع کر دیا۔ ہال کے مین دروازے کے سامنے جنوبی طرف کے پارک کے درخت گہری نیند کے مزے لوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ جگہ اسیبی اسرار سے محفوظ رہی تھی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں آگ بجھا کر واپس چلی گئیں۔ پارکنگ میں موجود گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے سے بھی خوف جیسا عجیب سناٹا معلوم ہو رہا تھا۔ ہارنوں کی آوازیں بھی دم توڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سب گاڑیاں عمارت کے خاتے سے نکل کر ایک بار پھر شہر کے گلگپاڑوں میں داخل ہو گئیں۔ ہر چیز خاموشی کے سمندر میں غرق ہو گئی۔ عمارت سموگ میں ڈوبی ہوئی نظر آنے لگی۔ کوئی چیز واضح نظر نہیں آ رہی تھی، جیسے ایک بار پھر ہر چیز پر ہوائی چیزوں نے قبضہ کر لیا ہو۔ عمارت سے دور آسمان پر جل ملاتے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ناظرین، آپ نے ناول کا 8واں پارٹ سن لیا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ مالک کائنات آپ کو زمین و آسمان کی تمام بلاؤں اور آفات سے محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔